हेलो नमस्कार जय हिंद बच्चा लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब कुछ बढ़िया है और फर्स्ट क्लास आप पढ़ाई लिखाई अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। सो होपफुली आप लास्ट लेक्चर वीडियो देख के यहाँ पे आए हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और तमाम तरीके के बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस वहाँ पे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने वहाँ पे सॉल्व किए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट है जिसमें नीट एंड जेई का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पे आई का बटन भी यहाँ पे दिख जाएगा, आप उसमें भी जाके चेक कर सकते हैं। सो उसी का कंटिन्यूएशन वीडियो है यहाँ पे। मैं हूँ अभिषेक शर्मा, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका टीचर, जो भी बोलना चाहें। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस समय मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का चैप्टर, जिसमें कि हम लोग पहुँच चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली थी लास्ट वीडियो में ही, ठीक है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही थी आपको याद होगा अगर, तो फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r आ गया था अपना सेंटर पे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में लिखना चाहे तो, अगर नंबर ऑफ टर्न्स की जगह पे अगर आपने लेंथ कंसिडर करना है, लूप का लेंथ कंसिडर करना है, उस केस के लिए आपके पास फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई इंटू एल अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर, म्यू नॉट आई इंटू एल 4 पाई का अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे एल इज द लेंथ ऑफ लूप का, ठीक है। हमने उस पर ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स किए, कंसेंट्रिक सर्कल का एग्जांपल किया हमने, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर का आपने एग्जांपल किया, तो तमाम एग्जांपल किए थे, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, ठीक है। अदरवाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, ये आपका अपना वीडियो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्लास देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। सो सबसे पहले वी विल कंसीडर अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। अब हमको एक्सिस पे लेना है, तो अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो फिर इसका एक्सिस दिखने वाला नहीं, क्योंकि एक्सिस या तो बाहर की तरफ जाएगा या तो अंदर की तरफ, तो डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, देखिएगा ध्यान से। हम क्या करने वाले हैं कि इस तरीके से एक सर्कुलर लूप कंसिडर करते हैं, ठीक है। सर्कुलर लूप जो है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसे, समझ पा रहे क्या। हाँ, तो सर्कुलर लूप ये हो गया। लेट से इसका एक्सिस लाइन हम ऐसे ले लेते हैं इधर और कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मान के चलिए कि करंट जो है इसका अंदर की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है, ये सामने वाला लूप है और ये इसके पीछे टाइप वाला है, तो इसमें अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे, मतलब करंट कुल क्या है, ऐसे की तरफ घूम रहा है, ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देखेंगे तो करंट क्या है, बाहर की तरफ, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखेंगे तो करंट है अंदर की तरफ। और ये डॉट और क्रॉस का मतलब क्या होता है, कैसे अंदर और बाहर समझ में आता है, ये हमने पिछले वीडियोस में खूब बढ़िया से डिस्कस किया है। सो सर्कुलर लूप ऐसे घूम रही है, करंट ऐसे घूम रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। हम लोग को डिस्कस करना है कि अगर इस सर्कुलर लूप का जो रेडियस है, इफ द रेडियस इज आर, और इस लूप में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, लेट द नंबर ऑफ टर्न्स इज एल, ठीक है। उस केस में अपने को इसके सेंटर ओ से एक्सिस पे किसी पॉइंट पी पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो सारा सिनेरियो मैंने समझा दिया होपफुली अच्छे से कि ये एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, जिसमें करंट यहां से बाहर की तरफ और ऐसे घूम के फिर अंदर की तरफ, मतलब यहां से ऐसे बाहर की तरफ और ऐसे घूम के ऐसे जाके अंदर की तरफ घुस रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम कर्ल करें तो हमको पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर पूरे के पूरे सर्कल की वजह से देखें तो बाहर की तरफ आना चाहिए। होपफुली बाहर की तरफ आए भी, तो हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन शुरू करते हैं। हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट उस केस में क्या है कि आपका थॉट प्रोसेस उतना अच्छा बन नहीं पाता है। तो जब कभी भी डिस्क्रिप्टिव सवाल आ जाता है, ऐसे बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, बड़ा सा लिख दिया जाता है, उस केस में आप वहाँ पे फंस जाते हो, ठीक है। सो दैट्स वाई हम लोग हर एक छोटे छोटे जो भी आपके पास फॉर्मूले हैं उनका डेरिवेशन खूब बढ़िया से कर रहे हैं, ताकि हम सारा प्रोसेस अच्छे से समझ सकें, ठीक है। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, जिसका नाम है बायो-सावर्ट्स लॉ, ठीक है। सो बायो-सावर्ट्स लॉ हम लगा देंगे। क्या काम करेंगे कि इस पूरे के पूरे रिंग की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखेंगे, हम एक छोटा सा लेंथ ले लेंगे, यहाँ पे छोटा सा कट ले लेंगे, छोटा सा बिल्कुल डीएल कट ले लेंगे। अब इस डीएल में जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट का डायरेक्शन किधर है, उस डीएल का डायरेक्शन बाहर की तरफ, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, उस डीएल से चाहिए अपने को क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट से जो पॉइंट हमने लिया ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, तो अगर ये एक्स डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, तो हम क्या काम करते हैं, इसके ऊपर ना मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अरे डायरेक्शन तो बता दिया ना सर कि कर्ल किया तो डायरेक्शन बाहर, अरे नहीं भाई मेरे, कर्ल किया तो जो डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है दैट इज द फाइनल डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पूरा सॉल्व करने के बाद जो फाइनल डायरेक्शन आएगा ना वो होगा उधर की तरफ।
अभी तुमने फाइनल किया नहीं, अभी तुमने छोटा सा डीएल लेंथ लिया है। अगर छोटा सा डीएल लेंथ लिया इसका मतलब इसका डायरेक्शन इधर नहीं होगा, उसका डायरेक्शन कहीं और भी हो सकता है। सो सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्शन को चेक करते हैं। डायरेक्शन चेक करने का क्या तरीका बताया था हमने, पाम रूल, जो कि थोड़ा अच्छा लगता है पाम रूल बनाने में, ठीक है। तो उस केस के लिए हमने क्या बोला था कि सबसे पहले जिस तरफ आपका करंट फ्लो करता है उसकी तरफ आपको करना चाहिए अपना थंब, उसके तरफ करना चाहिए थंब। तो करंट अंदर जाता है तो थंब ऐसे करते, करंट बाहर आता है थंब ऐसे करते, करंट बाहर आ रहा है थंब ऐसे कर दिया। थंब अगर इधर की तरफ है, अब आपको क्या करना है, अपने इस वाले हाथ को उस तरफ खोलना है जिस तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या ऊपर चाहिए? नहीं। क्या इधर चाहिए? नहीं। क्या इधर चाहिए? नहीं। हाँ, हमको किधर चाहिए? इधर की तरफ। अगर इधर की तरफ कर दिया तो हमने बोला था कि अगर करंट का डायरेक्शन इधर और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इधर, तो आपके ये पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मतलब अगर आपका ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, समझ में आ जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर निकालना है, तो जो भी होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं यहां पे एक लाइन खींच दूं तो ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो इसका मतलब इस छोटे से डीएल लेंथ की वजह से, इस छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इधर, और ये जो होगा ना ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इस वाले डीबी को मैं लिख सकता हूं क्या? डेफिनेटली लिख सकता हूं। बायो सावर्ट्स लॉ लगाने, सबसे पहले बायो सावर्ट्स लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, होपफुली आपको बायो सावर्ट्स लॉ याद होगा। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद चाहिए अपने को आई, उसके बाद चाहिए डीएल, उसके बाद चाहिए साइन थीटा। थीटा कौन सा? आई और डीएल, आई और डीएल के बीच में नहीं जी, थीटा किसके बीच में? डीएल और आर वेक्टर के बीच में। डीएल और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल आएगा उसको लिखेंगे साइन थीटा। सो डीएल हमारा इस तरफ है, आर वेक्टर हमारा इस तरफ है। अब जरा बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है? क्या ये 90 डिग्री दिख रहा है साफ साफ? क्या ये 90 डिग्री दिख रहा है? डीएल वेक्टर इधर, आर वेक्टर इधर। डीएल वेक्टर इधर क्यों सर? क्योंकि डीएल वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर डायरेक्शन होगा करंट का, और करंट यहां से बाहर की तरफ आ रहा है तो डीएल वेक्टर का भी डायरेक्शन बाहर। रेडियस यहां से जिस एलिमेंट से अपने को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ रहेगा टेल, और जिधर निकालना है वहां पे रहेगा हेड। तो इस तरीके से एंगल बन के आता है अपने पास 90 डिग्री। करेक्ट, वेरी गुड, 90 डिग्री आ गया। चलो बढ़िया है। अच्छा, ये तो एक छोटा ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से हुआ। यहां से भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं कि ऐसे छोटे 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 ढेर सारे एलिमेंट ले लीजिए और पूरे सर्कल के लिए आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। अदरवाइज जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि यहां पे भी एक एलिमेंट ले लो, तो यहां पे तो करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, लेकिन यहां पे करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। अगर करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो मुझे अंगूठा अंदर की तरफ डालना पड़ेगा। किधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? उधर की तरफ। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर। मतलब अगर मैं ये लाइन यहाँ पे मिला दूं ऐसे 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 ऐसे, ओ हो, हमने ना गधों की तरह एक गलती कर दी है जो कि आपने भी ध्यान नहीं दिया है। क्या गलती कर दिया सर? गलती कर दिया कि ये स्मॉल आर का स्क्वायर लिख दिया। स्मॉल आर क्या है? ये स्मॉल आर क्या है? आई थिंक ये स्मॉल आर डीएल वेक्टर से पॉइंट की डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डीएल वेक्टर ये रहा, पॉइंट ये रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। सो आप पक्का समझ गए होंगे कि ये होना चाहिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलो आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और आगे जाके हम इसी को क्या चेंज कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, तो खत्म ही हो गया, आई इंटू डी एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट की वजह से जो अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड होगी इस लाइन के परपेंडिकुलर। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड का भी जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी डीबी। क्यों होगा भैया बताओ जरा? क्योंकि यहाँ पे जो करंट जा रहा है उसका भी अमाउंट आई ही है जो करंट यहाँ पे जा रहा था। जितना डीएल ये लिया उतना ही डीएल ये भी लिया, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस होपफुली ये भी है, क्योंकि ये भी है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो डिस्टेंस सेम है, डीएल लेंथ सेम है, करंट सेम है, सब कुछ सेम है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। बस अंतर क्या है? तो डायरेक्शन का। ये वाला भी बन गया 90 डिग्री। लेट अस कंसीडर कि ये जो जगह है ना ये थीटा एंगल बनाता है, तो डेफिनेटली ये भी थीटा बनाएगा। अगर ये थीटा है तो मेरे भाई मैं यहाँ पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ और एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो अगर ये थीटा है तो ये पूरा 90 है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर, तो अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल थीटा। अगर ये थीटा, ये टोटल 90, तो ये कितना बना 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा और ये परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली ये बन गया थीटा। अगर इधर थीटा है तो उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये एंगल भी बनेगा थीटा। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा तो क्या होगा, डीबी का नीचे की तरफ आ जाएगा डीबी कॉस थीटा। अगेन इसका भी एक कंपोनेंट आ जाएगा डीबी का कॉस थीटा। क्या समझ पा रहे हो ना? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं इसको फिर अच्छे से इसके लिए फिर से वीडियो बना दूंगा अगर नहीं समझ में आई तो, या कुछ ना कुछ तरीके से आपका डाउट जो है सॉल्व करूंगा। डीबी का कॉस थीटा, डीबी का साइन थीटा, डीबी का कॉस थीटा, डीबी का साइन थीटा।
तो इधर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dB का साइन थीटा। ऊपर का dB का कॉस थीटा और नीचे का dB का कॉस थीटा कट जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आ गई, बाहर की तरफ, जैसा हमने सोचा था। कितनी आई है, ट्वाइस ऑफ dB साइन थीटा। क्या ये सही है? नहीं 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 सर, ये तो सिर्फ एलिमेंट की वजह से है, अभी भी हमने कंप्लीट रिंग या कंप्लीट सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाला है। सो क्या करना चाहिए, बहुत आसान है, कर देना चाहिए इंटीग्रेशन। जैसे हमने एलिमेंट्स की वजह से निकाल लिया, अब कर लेते हैं इंटीग्रेशन। सो फाइनली जो बी होगा उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, पहले भी मैंने ये डिस्कस किया है, अभी भी कर रहा हूं। आइदर हम सिर्फ और सिर्फ dB साइन थीटा लिखें, dB साइन थीटा लिखें, और या फिर हम क्या लिखें, ट्वाइस ऑफ dB साइन थीटा। दोनों ही करेक्ट होगा, दोनों ही करेक्ट होगा। बस अगर हम dB साइन थीटा लिए, इसका मतलब ये वाला हमने कंसीडर नहीं किया, हमने सिर्फ इधर से कंसीडर किया। और अगर सिर्फ एक तरफ से कंसीडर किया तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेके पूरा का पूरा L, 0 से लेके पूरा L। तो अगर इसको करना है तो 0 से लेके L तक इंटीग्रेट कीजिए, और अगर दोनों ले लिया, नीचे से भी ले लिया ऊपर से भी ले लिया, तो आधा वो घूमेगा आधा ये घूमेगा, कंप्लीट हो जाएगा सर्कल। आधा सर्कल वो घूमेगा आधा सर्कल ये घूमेगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वाले केस में 0 से L/2 तक डिफरेंशिएट कीजिए, जिससे आपको करने में ज्यादा ईजी लगता है उससे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। चलो मैं फर्स्ट वाला ही करके देख लेता हूं, dB साइन थीटा, dB साइन थीटा। तो सबसे पहले dB की वैल्यू लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन, अच्छा इसका स्क्वायर था ना, स्क्वायर था तो रूट हट जाएगा, ये भी ध्यान नहीं दिया आपने, ये भी ध्यान नहीं दिया आपने भाई, कमेंट करके बताना चाहिए तुरंत कि स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर लिख दिया हमने, ये हो गया हमारा dB इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा जरा देखो, थीटा ये है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो P/H होता है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे अपना R अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, हाइपोटेनस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ओह सॉरी 3/2 नहीं 1/2, 1/2 रूट है ना, 1/2 करेक्ट। अब जो जो कॉमन दिखता है, मतलब जो जो कांस्टेंट है उसको कर लीजिए बाहर, और जो कांस्टेंट नहीं है उसको कर दीजिए इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके L तक। चलो फटाफट इंटीग्रेट करते हैं भाई, म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, 4 पाई बाहर आ जाएगा, I बाहर आ जाएगा, R बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या भैया, बचेगा क्या, जरा बताओ बचेगा क्या, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, कुछ भी तो नहीं बच रहा। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स भी चेंज नहीं होने वाला, आर भी चेंज नहीं होने वाला, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर को भी बाहर निकालो, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। बच रहा सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके L तक, क्या बच गया भैया, DL बच गया, DL बच गया। तो 0 से लेके L तक DL का अगर करें डिफरेंशिएशन तो L आ जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो L आ जाएगा। उस हिसाब से हमारा आंसर बन रहा है म्यू नॉट I इंटू R। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स N लिया था, तो यहाँ पे अपने को ये तो सिर्फ यूनिट के लिए डाल रहे हैं, लास्ट में हम उसमें सिर्फ और सिर्फ N का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक सर्कल की वजह से, एक करंट करेंट लूप की वजह से अगर जितना आ रहा है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो N नंबर की वजह से आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। N कंसीडर नहीं किया तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। म्यू नॉट I R अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 एंड L आ जाएगा। और L कितना आ रहा है जरा बताओ, L कितना आ रहा है, L मतलब लेंथ ऑफ द लूप, लेंथ ऑफ द लूप आई थिंक 2 पाई R, करेक्ट, करेक्ट है। चलो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, सो आवर फाइनल आंसर इज हियर, दैट इज म्यू नॉट I R का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स N है, सो यू कैन रिमेंबर द बी नेट फाइनल फॉर्मूला, म्यू नॉट NI का R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगर आपको डेरिवेशन नहीं चाहिए तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाले फॉर्मूला से क्या हम लोग इस वाले वैल्यू को कम करते 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 अगर आए तो एक टाइम पे सेंटर पे पहुंच जाएंगे, तो क्या सेंटर वाला फॉर्मूला आ जाएगा? हाँ, सेंटर वाला फॉर्मूला बिल्कुल आ जाएगा, अगर ये डिस्टेंस यहां से कम करते 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 0 कर दिया जाए, क्योंकि एक्स जो डिस्टेंस है वो सेंटर से ही तो है, और अगर पॉइंट भी सेंटर पे आ जाए दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 0। सो अगर हम लोग यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पुट करें, एक्स इक्वल टू 0 पुट करें, सो डेफिनेटली हमको क्या दिखने को मिलता है, एक्स को 0 कर दिया, आर स्क्वायर, स्क्वायर से 2 कट गया, आर की पावर 3,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट गया, तो अपने पास कितना आ गया फॉर्मूला, अपने पास आ गया सेंटर की वजह से, दैट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 का आर। यही फॉर्मूला था ना सेंटर पे, देख लो जल्दी से। अगर मैं x की जगह पे 0 डालूं तो ये हट गया, आर स्क्वायर का पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आर क्यूब नीचे बचा, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया, तो सिर्फ आर बचा, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। इस तरीके से बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलो एक बहुत अच्छा चीज और है इसके लिए जो पूछा जाता है एक्चुअली, कि अब देखो करंट अगर ऐसे घुमा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, तो क्या लगता है, चलो अच्छा 1 मिनट इसको मिटा ही देते हैं फिर देखते हैं। चलो होपफुली आपने इसको नोट कर लिया होगा और आपको चीजें समझ में आई होंगी। जरा एक बार के लिए छोटा सा ग्राफ देख लो, उसके बाद बताते हैं। तो ग्राफ क्या है, अगर मैं x और x के बीच में ग्राफ खींचूं, किसके बीच में भाई, किसके बीच में ग्राफ खींचना है जरा बताओ तो, किसके बीच में ग्राफ खींचना है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड घटता चला जाएगा। तो b और x के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचना चाहूं, b और x के बीच में, तो सेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये घटता जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम x के साथ ग्राफ खींचें तो सेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट इज म्यू नॉट एन आई बाई ट्वाइस ऑफ आर। और जैसे 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 सेंटर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड अपनी घटती चली जाएगी। एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे इधर इधर जाते जाएंगे इधर भी मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी। इस तरीके से आप ये ग्राफ को याद रखिएगा। होपफुली ये ग्राफ ना पूछे, अगर पूछ लिया तो बहुत ज़्यादा टफ चीज़ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो एक दो छोटी छोटी और बातें अपन देखेंगे। ठीक है, ओके, लेट अस डू। ये फॉर्मूला ज़रा याद रखना आप अपना, है फॉर्मूला ज़रा याद रखना कि एक्सिस पे फॉर्मूला क्या आता है। चलो अब जरा फटाफट छोटा छोटा दो चीज़ देख लेते हैं। अगर आपका सर्कुलर लूप कुछ इस तरीके से है जिसमें करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है, सामने वाले वायर में अंदर की तरफ और पीछे वाले वायर में ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, इधर की तरफ जाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, और इधर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। ठीक है, और अगर यही लूप कुछ ऐसा हो जिसमें कि आपका जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा हो, इसमें मतलब ऐसे जा रहा हो, इस वाले में अंदर की तरफ जा रहा हो और यहाँ से बाहर आ रहा हो, और इसमें क्या है यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ पे अंदर जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, कर्व ऐसे बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाएगा। बाकी सारा फॉर्मूला A to Z सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक, सो होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एज अ शॉर्ट बार मैग्नेट। तो हम क्या काम करने वाले हैं, करंट कैरिंग ये सर्कुलर लूप को एक बार मैग्नेट से कंपेयर करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक काम करते हैं कि यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूं, करंट कैरिंग सर्कुलर, या सर्कुलर भी जरूरत नहीं है, सिर्फ लूप होना चाहिए, क्योंकि ये वाला चीज जो है ये हर तरीके के लूप के लिए काम करता है। करंट कैरिंग लूप एज अ शॉर्ट मैग्नेट, और कैसा मैग्नेट, बार मैग्नेट के टाइप सा शॉर्ट मैग्नेट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरा देखिएगा। लेट अस कंसीडर छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा अपना हमने लूप ले लिया। ठीक है, अभी के लिए हमने लूप ही लिया है इस तरीके से। ठीक, अब जरा देखिएगा, इस लूप की वजह से अगर कुछ ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है I, और इस लूप का जो रेडियस है दिस इज R, तो अगर हम इससे काफी दूर जाएं, इस तरीके से दूर जाएं कि ये जो x है ना, ये x दिस इज वेरी वेरी लार्ज देन R। अगर जो x है वो R से बहुत ज्यादा बड़ा हो, उस केस में हम R को इग्नोर कर सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है ना, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट एन आई आर का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ क्या था, जरा बताइएगा, ट्वाइस ऑफ क्या था,
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे तो एक्स बहुत बड़ा है, आर बहुत ही छोटा, तो आर को इग्नोर कर दो, तो बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर और पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो कितना आ रहा है, म्यू नॉट एन आई आर का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स का क्यूब, ठीक है। इस वाले केस में देखो अपने पास जो ये फॉर्मूला आ रहा है ना, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में जो बी है मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर 3, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। और कुछ ऐसा सही अगर आपको याद हो, ऐसा सही याद हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे बन रहा है, इधर वाले इधर बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक शॉर्ट मैग्नेट कंसीडर करूं, शॉर्ट मैग्नेट कंसीडर करूं जिसका नॉर्थ पोल इधर की तरफ हो और साउथ पोल इधर की तरफ हो, तो डेफिनेटली इसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा नॉर्थ से बाहर की तरफ और साउथ के अंदर की तरफ होगा, कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इसके सेंटर से अगर मैं एक्स डिस्टेंस पे एक्सियल पोजीशन पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात करूं, किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात करूं एक्स डिस्टेंस पे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ करती थी, बी इज इक्वल टू क्या था, अगर आपको याद हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करेक्ट। एक्सियल पोजीशन पे तो ट्वाइस ऑफ एम, जहां पे एम क्या होता था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द शॉर्ट मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द शॉर्ट मैग्नेट अपॉन एक्स का क्यूब, अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स का क्यूब, करेक्ट है। डायरेक्शन इसका भी वही है, डायरेक्शन इसका भी वही है। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स का क्यूब है, और ये वाला भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स का क्यूब है। मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों जो अरेंजमेंट्स हैं ये बिल्कुल सिमिलर टाइप से इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, तो इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कहीं भी जरूरत पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्कुलर लूप को या किसी भी लूप को शॉर्ट मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं, मैग्नेट वाले फॉर्मूले वहां पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और कहीं जरूरत पड़े तो मैग्नेट को हटा के हम लूप भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों में सिमिलरिटी बताने के लिए जो रिलेशन आएगा, तो इस वाले अगर ये नहीं है अपने पास, सिर्फ ये है, और इसको अगर अपने को इस वाले फॉर्मूले में यूज करना है तो m की जगह पे क्या रखना पड़ेगा वो हम देखते हैं जरा। तो हम एक काम करते हैं ना, ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है और ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, एक्स क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जरा कंपेयर करके देखो, तो उस केस में अपने को मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ m बाई एक्स का क्यूब मस्ट बी इक्वल्स टू, अगर दोनों को सेम इफेक्ट जनरेट करना है, देन म्यू नॉट एन आई आर का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स का क्यूब, करेक्ट है, ट्वाइस ऑफ एक्स का क्यूब। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, करेक्ट। म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, और कुछ कट रहा है भाई, और कुछ कट रहा है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट रहा है, बच क्या रहा है, ये पाई जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, ये पाई जाके उधर मल्टीप्लाई होगा। सो बेसिकली अपने पास बचा क्या, इधर तो बच गया m, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड उधर जाके बचेगा n, उधर जाके बचेगा i इंटू एन टाइम्स पाई आर का स्क्वायर। अगर आप खूब ध्यान से देखें, देन पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप। ये जो सर्कल बना है ना, इस सर्कल का जो ये एरिया है, ये एरिया इनक्लोज बाय द लूप, इस एरिया को हम यहाँ पे ए लिख सकते हैं। अगर n टर्म्स है तो टोटल एरिया ऑफ n टर्म्स, अगर 1 टर्न है तो सिर्फ एरिया। सो शॉर्ट में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इस सर्कुलर लूप का, इस करंट लूप का शॉर्ट मैग्नेट की तरह जब भी प्रयोग करना हो तो इसका फॉर्मूला ये यूज किया जा सकता है, बट वहां पे m की जगह पे अपने को क्या रखना पड़ेगा, जो इसका m रखते थे वो क्या रखते थे, इसका m जो रखते थे क्या रखते थे, जरा याद करके बताओ मुझे। आई थिंक इसका m रखते थे तो m इंटू एल रखते थे, स्मॉल m इंटू एल, जिसमें स्मॉल m होता था पोल स्ट्रेंथ और l होता था इस मैग्नेटिक डाइपोल का लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अपने को जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिला, एक तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, किसके लिए, सर्कुलर लूप के लिए। ये सिर्फ सर्कुलर लूप के लिए है, सभी के लिए नहीं, लेकिन ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो कैसा भी लूप हो उसके लिए काम आ जाने वाला है, एंड द फॉर्मूला इज I इंटू ए। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट तो वेक्टर होता नहीं लेकिन एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरीके से आपके पास किसी भी लूप का, करंट कैरिंग लूप का, किसी भी करंट कैरिंग लूप का अगर शॉर्ट मैग्नेट की तरह यूज करना हो तो उसका डाइपोल मोमेंट होगा करंट फ्लोइंग इन द लूप इनटू एरिया इनक्लोज बाय द लूप, करंट फ्लोइंग इन द लूप इनटू एरिया इनक्लोज बाय इट, करेक्ट है। तो सर एक आध दो और करके दिखाइए। अच्छा, एरिया वेक्टर कैसे लोगे, बहुत आसान है एरिया वेक्टर लेना। अब करंट ऐसे घूम रहा है, तो डेफिनेट सी बात है, करंट ऐसे घूम रहा है तो हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना तो आता है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसी तरफ हमने क्या कर दिया, अपना एरिया वेक्टर। अगर ऐसे घूमेगा तो इधर की तरफ कर देंगे, ऐसे घूमेगा तो इधर की तरफ कर देंगे, सीधी सी बात है। तो जिधर की तरफ अपना करंट का डायरेक्शन उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही अपना
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन निकल के आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी मस्ट रिमेंबर है और ये भी फॉर्मूला भी जो है जो मस्ट रिमेंबर है। ये दोनों, ये सर्कुलर लूप के लिए सिर्फ याद रखना है और ये यूनिवर्सल है किसी भी लूप के लिए। चलो एक आध दो और लूप लेके देखते हैं जरा फटाफट। इसको मैं मिटा देता हूँ आपके लिए, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ जरा, ठीक। चलो सर्कुलर लूप तो आपने देख लिया, सर्कुलर लूप तो देख लिया, रेक्टेंगुलर लूप देख लीजिए, ट्रायंगुलर लूप देख लीजिए, जैसे आपको देखना वैसे देख लो, ठीक है। लेट अस कंसीडर एक रेक्टेंगुलर लूप है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर लूप है। ये तो सीधा बन गया, थोड़ा सा फिर से बनाना है, ऐसे कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर लूप। दिस लेंथ इज, ये ब्रेथ मान लेते हैं इसको b एंड दिस इज l, ठीक है। इस वाले के सेंटर से अगर करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है तो जरा देखिए, करंट ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा जरा बताओ। करंट ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ। करंट उधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। करंट नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। करंट इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो अगर ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सभी का अंदर की तरफ ही आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। अब अगर इसको हम क्या करना चाहें, शॉर्ट मैग्नेट से रिप्लेस करना चाहें, शॉर्ट मैग्नेट से रिप्लेस करना चाहें तो उसका नॉर्थ पोल हो जाएगा इस साइड और साउथ पोल हो जाएगा इस साइड। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से अंदर और बाहर कुछ इस तरीके से जनरेट होगी। और इसका डाइपोल मोमेंट लिखना हो तो नथिंग बट क्या लिख दोगे, करंट जो फ्लो कर रहा है इंटू एरिया, दैट इज आई इंटू एरिया क्या है, एल इंटू बी। तो इस तरीके से निकल जाएगा। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो आपको क्या करना है, आई इंटू एन टाइम्स एल इंटू बी, ये बन जाएगा n। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ट्रायंगल हुआ तो ट्रायंगल का एरिया लिख दीजिए। अगर ये एक ट्रायंगल हुआ, अगर ये किसी तरीके से एक ट्रायंगल हुआ तो उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में आपको ट्रायंगल का एरिया लिख देना है। कैसा भी लूप हो उस लूप का एरिया लिख देना चाहिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो एक इससे रिलेटेड एक थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन करके देखते हैं। है तो क्वेश्चन ही, लेकिन मैं उसको वर्डिंग्स में नहीं लिखूंगा, मैं आपको सिनेरियो समझा दूंगा और आप उसको समझ में आ जाएगा बड़े आसानी से, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये करेंगे हम लोग और एक दूसरा क्वेश्चन और करेंगे, मैंने टोटल 2 क्वेश्चन करेंगे और 2 क्वेश्चन करने के बाद हम क्या कर लेंगे, इस वाले लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। फिर अपना 2 टॉपिक बच जाएगा, एक सोलेनॉइड और एक एम्पियर सर्किटल लॉ। ये 2 टॉपिक में आपका ये पहला वाला पार्ट जो है ये खत्म हो जाएगा। फिर दूसरे वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक, क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक लूप बोल दो या फिर फोर्स ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज एंटर करेगा तो उसके ऊपर फोर्सेस कैसे लगेंगे। अभी तक फोर्स की बात नहीं हुई, अभी तक सिर्फ मोशन की बात हुई है, इफेक्ट्स की बात हुई है। अब होगी कॉज की बात, जैसे फोर्स उसके ऊपर लगेगा तो कौन कौन सा फोर्स कैसे कैसे लगेगा, लॉरेंस फोर्स क्या होता है, जनरल फोर्स जो होता है वो क्यू वी बी साइन थीटा, ये सब हम अपन पूरा बढ़िया से डिस्कस करेंगे। मतलब ये अभी और कुल मिला जुला के 4-5 दिन तो और चलने वाला है पूरा का पूरा यूनिट, क्योंकि बहुत ही बड़ा यूनिट है और इससे क्वेश्चन भी खूब भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम लोग अल्टरनेटिंग करंट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे फास्ट से। तो चलो एक क्वेश्चन छोटा सा फटाफट देख लो आप लोग, बिल्कुल शॉर्ट में। आपके पास ना ऐसे एक ए रेडियस का एक आपके पास सर्कुलर लूप है, ठीक है, और इसके ऊपर ही ऊपर, मतलब कि कैसे समझाऊं मैं आपको, एक मिनट, कुछ तो होगा आपके पास। ये चलो ये वायर है, ये एक वायर से आपको समझाता हूँ। जैसे एक मिनट रुक जाओ, जैसे ये एक वायर हमने ले लिया अभी के लिए फिलहाल, ये एक लूप बन गया, ये एक लूप आपको दिख रहा है, ये एक लूप, इसके के ऊपर दूसरा लूप, इसी के ऊपर बिल्कुल तीसरा लूप, और इसी के ऊपर बिल्कुल चौथा लूप, इसी के ऊपर 5वां लूप, और ऐसे कर करके एक डिस्क का साइज बना दिया गया इस तरीके से। देखो ये इस तरीके से कुछ दिख रहा है क्या, दिख नहीं पा रहा है यार, ये बहुत टाइट है, फिर भी आप समझ पाए होंगे। कुछ इस तरीके से एक लूप के ऊपर दूसरा लूप, दूसरे के ऊपर तीसरा लूप, तीसरे के ऊपर चौथा लूप, कुछ ऐसे इसी तरीके से करके इसको डिस्क बना दिया गया, डिस्क बना दिया गया, ठीक है। बस इतनी सी बात समझ गया तो काम बन जाएगा। इसको बना दिया गया है डिस्क, मतलब इसके ऊपर एक और लूप होगा ऐसे एकदम बिल्कुल सट के, एक और लूप होगा ऐसे बिल्कुल सट के, एक और लूप होगा बिल्कुल सट के ऐसे, है ना, और सभी इंडिपेंडेंट लूप ऐसे लगे 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 करते करते, और ऐसे करते करते आपके पास टोटल कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया आपके पास बी तक, ठीक है। अब आपको इसकी वजह से जो मैग्नेटिक, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो पता करना है। फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इस अरेंजमेंट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो सर क्या प्रॉब्लम है, हमने तो पढ़ लिया है किसी भी लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो क्या करना चाहिए अपने को,
करंट निकालना चाहिए एंड करंट निकालने के बाद क्या करना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया से उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो दिक्कत क्या है, चलो दिक्कत बताता हूँ। लेट अस कंसीडर कि इसमें टोटल जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं दैट इज एन, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, एन जो नंबर ऑफ टर्न्स है। अब प्रॉब्लम ये है कि एरिया लिखे तो किसका लिखे, अंदर वाले का इनक्लोज एरिया ए है, बाहर वाले का एरिया बी है, मतलब बाहर वाले का रेडियस बी है, तो अंदर वाले का एरिया पाई ए स्क्वायर, बाहर वाले का पाई बी स्क्वायर, प्लस बीच वाले का क्या लिखें। देखो जो बहुत इसके पास होगा तो उसको तो मान लो पाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं, जो बहुत ज्यादा पास होगा बाहर वाले को उसको पाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं, पर जो बीच वाला है बीच में उसको हम क्या लिखें, उसका एरिया क्या लिखें, क्या वो कंसिस्टेंटली सेम एरिया है। अगर सेम एरिया नहीं है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी अलग अलग होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जहां पे एरिया बदल रहा है, जहां पे शेप साइज बदल रहा है, जहां पे कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, जहां पे भी वेरिएबल की बात आती है, तो अगर आप जानते होंगे तो तुरंत हम लोग वहां पे क्या डिस्कस करते हैं, वहां पे हम लोग तुरंत इंटीग्रेशन मेथड का यूज करते हैं, एलिमेंटल मेथड यूज करके हम चूज करके वहां पे सारा चीज सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ये एग्जांपल बहुत ही शानदार है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, जेई पर्सपेक्टिव से मैं इसको बता रहा हूँ, नीट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल ही जेई पर्सपेक्टिव से ही मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अलग अलग क्लासेस दोनों नहीं ले रहा हूँ। तो मैं स्टैंडर्ड क्लास ऐसी ले रहा हूँ जो कि जेई मेंस तक के लिए काम आएगा, आपको एडवांस के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल जेई मेंस तक के लिए काम आएगा, और नीट का एकदम एडवांस लेवल का, मतलब जैसा 2025 का क्वेश्चन पेपर आया था उसमें जिस भी लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ऑलमोस्ट सभी मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। चलो सो ऐसे केस में क्या किया है, ऐसे केस में काम करते हैं कि एलिमेंट चूज करते हैं, एलिमेंट चूज करते हैं। अब डेफिनेटली अगर एक सर्कल है तो अपने को एक सर्कुलर एलिमेंट ही चूज करना चाहिए, बिल्कुल सर्कुलर एलिमेंट चूज करना चाहिए। तो सर्कुलर एलिमेंट चूज करने के लिए हमने क्या काम किया, यहां तक के क्या कि कट मार दिया, एक्स डिस्टेंस पे एक कट मार दिया, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे हमने एक कट मार दिया। एक मिनट, ठीक है, पानी लेने चला गया था यार, थोड़ा सा प्यास लग गई थी, कोई नहीं। यहाँ पे अपन ने एक छोटा सा लूप ले लिया, छोटा सा कट लगा दिया एक्स डिस्टेंस पे, और उस एक्स डिस्टेंस का हमने क्या काम कर लिया, थिकनेस ले लिया, एंड द थिकनेस इज वेरी स्मॉल थिकनेस। अरे यार ये तो नहीं चल रहा अच्छे से, ये वाला उठाओ, हाँ, वेरी स्मॉल थिकनेस दैट इज dx, ये छोटा सा थिकनेस है। अगर x एलिमेंट चूज किया है तो इसकी थिकनेस डेफिनेटली कितनी होगी, dx होगी। चलो इस dx को ना मैं साइड में बना देता हूँ इधर, चलो ये हमारे पास लूप, और ये इसका दूसरा वाला, ओ यार ये बन नहीं पाता ढंग से, चलो अब बनेगा, थोड़ा जल्दीबाजी है ना इसलिए, चलो ठीक है। इस तरीके से ये अपने पास आ गया dx, ये रहा अपने पास रेडियस, इसका रेडियस है x, और ये dx इतना पतला है कि अगर आप चाहे अंदर वाला कंसीडर करें चाहे बाहर वाला लाइन कंसीडर करें, दोनों के लिए ही जो रेडियस x कंसीडर किया जा सकता है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली थिन है, एक्सट्रीमली थिन है, ठीक है। करंट इसमें फ्लो कर रहा था I, करेक्ट। तो अब अपने को क्या करना चाहिए, अब अपने को इस वाले की वजह से डाइपोल मोमेंट लिखना चाहिए, और उस डाइपोल मोमेंट को क्या कर देना चाहिए, इंटीग्रेट कर देना चाहिए, सारा काम बन जाएगा। तो स्मॉल डाइपोल मोमेंट इसकी वजह से अगर मैं लिखना चाहूँ, सो वी कैन राइट dm लिखता हूँ मैं, छोटा सा मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, एंड dm विल बी क्या होना चाहिए, सबसे पहले I या ni या I ले लो इंटू n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कैसे लिखेंगे, जरा एक बार पॉज करके आप थोड़ा 5 मिनट के लिए सोचिए, और सोच के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इसमें, ठीक है। एक बार पॉज करके सोचिए, सोच लिया, चलो कमेंट में लिख दो, अगर आपने लिख दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर नहीं लिखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इस बात का दुख होगा, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे एलिमेंट्स चूज करना सिखाया है आपको। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं देन दैट इज़ वेरी वेरी सैड फॉर मी पर्टिकुलरली, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ इस थिकनेस की, दैट थिकनेस इज dx, तो ये कितनी थिकनेस है, इसका बाहर का रेडियस है b माइनस ए, मतलब b माइनस ए थिकनेस है। तो अगर b माइनस ए थिकनेस में नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो वन थिकनेस में, यूनिट थिकनेस में होगा नंबर ऑफ टर्न्स n अपॉन b माइनस ए, और dx थिकनेस में होगा नंबर ऑफ टर्न्स n अपॉन b माइनस ए इंटू dx, करेक्ट है। तो हमारे पास आ गया I इंटू n दैट इज कैपिटल N अपॉन b माइनस ए इंटू डी एक्स इंटू एरिया, एरिया इसका क्या लिख दें, एरिया डेफिनेटली पाई एक्स का स्क्वायर, यही ना, पाई आर स्क्वायर होता है पाई एक्स का
स्क्वायर हो गया। अब ऐसे छोटे 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 एलिमेंट को कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक कर दीजिए, इंटीग्रेट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा कहाँ से लेके कहाँ तक, ए से लेके बी तक, dm। ठीक है, तो पॉज करके इसका फॉर्मूला आप निकाल लीजिए, या फिर बोलिए तो मैं निकाल दूं, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान सा लग रहा है मुझे, मैं तो कर ही दूंगा, पर आप भी देख लीजिए। तो जो जो कॉमन है सब निकाल लो, n कॉमन है, i कॉमन है, पाई कॉमन है, b माइनस ए कॉमन है। तो मैं लिखता हूँ i इंटू एन इंटू पाई अपॉन b माइनस ए, यही कॉमन है ना, i n पाई b माइनस ए, और इधर बच रहा है इंटीग्रेशन a से लेके b तक, कहाँ तक, एक्स स्क्वायर dx का। एक्स स्क्वायर का बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, तो फाइनल आंसर विल बी एन आई पाई अपॉन 3b माइनस ए, और इधर बनेगा अपर लिमिट b क्यूब माइनस लोअर लिमिट a क्यूब, b क्यूब माइनस a क्यूब, यही बनेगा ना भैया। एक्स क्यूब बाई 3 होगा इसका, अगर एक्स क्यूब बाई 3 होगा तो क्या होगा, b क्यूब बाई 3 माइनस a क्यूब बाई 3, करेक्ट, b क्यूब माइनस a क्यूब, ये बन गया आपके पास ये। अगर आप इसको फर्दर और सॉल्व करना चाहें, दैट इज टोटली अप टू ऑन यू, ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा के और सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ तक के लिए इसका काफ़ी है। ठीक है, सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जेई के पर्सपेक्टिव से ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आपसे पूछे जा सकते हैं। सो आज का लास्ट एक डेरिवेशन हम और देख लेते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम देख लेते हैं, एंड देन उसके बाद सोलेनॉइड एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, तो सोलेनॉइड को अपन इसमें कैप्चर नहीं करते हैं ताकि वीडियो हमारी फिर से लंबी ना हो। सोलेनॉइड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कैप्चर करेंगे, एंड सोलेनॉइड के बाद अपन पढ़ेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से अभी तक जितने डेरिवेशन किए थे उसी को करेंगे, एक ही वीडियो में कवर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा छोटे तरीके से, बिकॉज जैसे हमने पढ़ा था अपना, उसमें पढ़ा था हमने क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ से हम लोग सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अचानक से आ गया गॉस थ्योरम, और जैसे ही गॉस थ्योरम आया वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका ही बदल गया, और जो चीज़ें बहुत लंबे डेरिवेशन में थी वो बहुत ही छोटे डेरिवेशन में जाती थी, क्योंकि उसमें करना कुछ नहीं रहता था अपने को, बस निकालना रहता था चार्ज इंक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डालते ही आंसर अपने पास सब आ जाता था। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, एरिया लिखना बहुत ज़्यादा आसान था, तो दैट वाज वेरी बहुत ही शानदार मेथड था। यहाँ पे भी जो मेथड होगा अपने पास एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, दैट इज अ वेरी वंडरफुल मेथड, जो कि इतने बड़े डेरिवेशंस को ऐसे चुटकियों में निपटा देता है। ठीक है, सो वी विल डिस्कस डेफिनेटली अबाउट क्या बोलते हैं आपका एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, बट अभी के लिए हम लोग एक लास्ट अपना डेरिवेशन यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट की वजह से हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। शीट कैसा है आपको समझ में आ जाना चाहिए। शीट कुछ ऐसे से इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मैं इसका थिकनेस सिर्फ ले लेता हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल थिकनेस ले लेता हूँ, और इसका जो लेंथ है ना दैट इज इनफाइनाइट। दो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, पहला कि करंट जो है ना अंदर की तरफ इसमें फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब ये मैंने बनाया ऐसे है लेकिन ऐसा नहीं है, तो ऐसे, ये तो ऐसे है और ऐसे है, और हमने जो अपना एलिमेंट चूज करना है इसके परपेंडिकुलर, इस शीट के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे। ठीक है, लेट अस से कि ये पॉइंट है आपके पास P, मैं ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड बनाते समय कोई प्रॉब्लम ना आए हमको। ठीक है, इसमें दो चीज दिया हुआ है, एक तो दिया है करंट I फ्लो कर रहा है, एंड K दैट इज करंट पर यूनिट लेंथ है K। ठीक है, चलो कंसीडर करते हैं कैसे निकाला जाए। शीट इनफाइनाइट है, हर यूनिट लेंथ पे करंट है K, हर यूनिट लेंथ पे करंट एक, करंट पर यूनिट लेंथ है K। अब हम क्या काम करते हैं, अगेन वही बोल रहे हैं कि इस शीट से दाएं बाएं अगर जाएं, लेट अस कंसीडर इस शीट से दाएं बाएं जाए, ये डिस्टेंस अपन ना R ले लेते हैं, चलो ये डिस्टेंस R ले लेते हैं पॉइंट P के लिए। ठीक है, हम क्या काम करेंगे कि यहाँ से फिर से जब वेरिएशन हो तो इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट सी बात है, सभी को पता है। तो वेरिएशन के लिए हमने क्या काम किया कि इससे ना x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा बिल्कुल कट लगा दिया, थोड़ा और दूर चले जाते हैं, यहाँ तक गए, छोटा सा कट लगा दिया, और ये छोटा सा कट आप समझ गए होंगे कितना होगा, dx होगा। अब ये जो dx है इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, और अगर आप समझदार है तो आप समझ गए होंगे कि ये जो dx लेंथ हमने कट किया है ऐसे से, ठीक है, ये इधर दिखाने के लिए लेकिन है अंदर की तरफ, ये जो dx लेंथ कट करके हमने निकाला है, ये dx लेंथ कहीं ना कहीं एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की तरफ बिहेव करेगा, जिसमें करंट जा रहा है अंदर की तरफ। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट जा रहा है अंदर की तरफ, और वो आपको उसकी वजह से क्या करना है, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग
करंट कंडक्टिंग वायर की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। उसके लिए क्या चाहिए होता था? दो ही चीज चाहिए होता था। एक तो चाहिए होता था करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। एंड दूसरा चीज अपने को कुछ भी नहीं चाहिए, दूसरा चीज अपने को चाहिए बस इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए फिर वही बात, करंट अंदर की तरफ जिधर जाना है उधर हमने हाथ घुमा दिया, जैसे ही हाथ घुमाया तो हमें पता चला इसके परपेंडिकुलर, इसका मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर इधर की तरफ कोई करंट जाएगा, दैट इज डीबी। डीबी की वैल्यू कोई लिखना बता दे मुझे, डीबी की वैल्यू। इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था, कौन बता सकता है? इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था? अगर आपको याद हो तो होना चाहिए 2KI/R, 2KI/R, जहां पे K क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बनने वाला है ये dB, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I/R, I/R। तो I नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते I? क्यों नहीं लिख सकते भाई I? इसलिए I नहीं लिख सकते क्योंकि I तो टोटल करंट फ्लो कर रहा है शीट पे, बट ये तो छोटा सा एलिमेंट है, इस एलिमेंट से तो नहीं जा रहा है I करंट। अगर इस एलिमेंट से I करंट नहीं जा रहा है तो कितना जा रहा है? पर यूनिट लेंथ करंट है K और इसका लेंथ है dx, तो पर यूनिट लेंथ इंटू dx कर दिया जाए तो करंट पता चल जाएगा, दैट इज K टाइम्स ऑफ dx। करेक्ट है? अगर यूनिट लेंथ पे इतना करंट तो dx लेंथ पे कितना करंट? इतना गुणे यूनिट लेंथ वाला। ठीक, तो ये हो गया म्यू नॉट I/2 पाई R। R भैया गंवारों की तरह नहीं लिखना है अपने को कि हम चले ये वाला R लिख दें, नहीं नहीं नहीं, ये R नहीं लिखना है। R तो वो है जो इस पॉइंट से इस इनफाइनाइट वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ कितना कितना कितना, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो लिख दीजिए रूट ओवर R स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब जरा देखो, एक तरफ तो हमने एलिमेंट ले लिया, अब क्या करना चाहिए अपने को? सेम वही एक्स डिस्टेंस पे, सेम वही एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे भी हमने dx थिकनेस का ही एक लेंथ ले लिया, यहाँ पे भी करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो जरा देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अंदर की तरफ करंट जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और हमने हमको देखिए यहाँ पे ये लाइन आ रही है और ये लाइन आ रही है, इसका मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर आपका मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मिला दूं तो इस लाइन के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है, आने वाला है। ठीक है, जरा एंगल्स वेंगल्स की बात कर लें। अगर ये एंगल रखा थीटा तो ये रहा 90 थीटा रहा, तो ये कितना हो गया? ये रहा 90 डिग्री, ये रहा थीटा, तो ये कितना होगा जरा बताओ? आई थिंक 90 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, मतलब माइनस थीटा 180 हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा रहा, ये है, एक मिनट, हाँ अपने को चाहिए कौन सा एंगल, ये बन गया अपने पास 90 माइनस थीटा। अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूं तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये डेफिनेटली क्या होगा? थीटा होगा। करेक्ट है, थीटा ही होगा ना। अरे ये परपेंडिकुलर डाल दिया, सॉरी ये पैरेलल लाइन डाला, तो z बन रहा है सीधा सीधा ये थीटा। तो अगर ये थीटा रहा तो ऊपर की बात क्या करें जरा, ये भी थीटा हो, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो dB का ये भी आ जाएगा dB। क्यों dB आ रहा है? करंट का वैल्यू उतना ही है, डिस्टेंस उतना ही है, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सब कुछ सेम टू सेम है। तो देखो dB का साइन थीटा, dB का कॉस थीटा, dB का साइन थीटा, सॉरी dB का फिर से dB का कॉस थीटा, dB का साइन थीटा, dB का, इस dB का कॉस थीटा और इस dB का साइन थीटा, तो ट्वाइस ऑफ dB का कॉस थीटा आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ dB का कॉस थीटा आ जाएगा। एंड बचेगा ट्वाइस ऑफ dB का कॉस थीटा आ गया, बचेगा ऊपर dB का साइन थीटा, dB का साइन थीटा, जो कि कैंसल आउट हो जाएगा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई है हमारे शीट के पैरेलल, और वो निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए? B निकालने के लिए करना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या 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 क्या, dB का साइन थीटा, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ dB का साइन, साइन कहाँ से आ गया यार, कॉस थीटा है, कॉस थीटा, और यहाँ पे भी कॉस थीटा। ठीक, अब देखो चाहे तो dB का कॉस थीटा करिए, अगर dB का कॉस थीटा करेंगे तो आपको करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट लिया तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक, और अगर 2dB कॉस थीटा किया तो फिर क्या करना पड़ेगा? माइनस नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ जीरो से लेके इन्फिनिटी तक आपको करना पड़ेगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक आपको करना पड़ेगा। चलो तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक कर देते हैं अपन ट्वाइस वाले को, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। सारी वैल्यूज पुट करो जरा एक बार। हमारे पास आ रहा है
टू का हो गया, 2 को 2 लिख दिया हमने। डीबी की वैल्यू है म्यू नॉट के एक्स, म्यू नॉट के बाहर आ जाएगा, डी एक्स तो अंदर रह जाएगा, अपॉन 2 पाई और बाकी सारी चीज़ें अंदर रह जाएंगी। तो मैं इसको भी थोड़ा और अंदर लिख देता हूँ, म्यू नॉट के एंड इंटीग्रेशन ऑफ 2 हो गया, डीबी का रह गया है डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू कॉस थीटा ज़रा देखो भाई, कॉस थीटा देखो, बेस है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्यों आ रहा है यार, साइन थीटा आना चाहिए, इसका मतलब साइन थीटा आना चाहिए, डीबी का साइन थीटा आना चाहिए, कॉस थीटा नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक्स आएगा तो फिर एक्स बाद में कट नहीं पाएगा, आर आएगा तो आर तो कट जाएगा, एक्स कट नहीं पाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होना चाहिए। ओके अगेन देखते हैं, एक बार से देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ओके थोड़ा सा एंगल अपन ने गलत चूज़ किया था, यहाँ पे अगर थीटा है देन ये 90 है, तो ये वाला एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा, करेक्ट है। अगर ये 90 माइनस थीटा बना, ये 90 डिग्री है, ये 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो थीटा जगह 180 हो जाएगा। ये 90 प्लस माइनस थीटा और ये पूरा का पूरा जो है परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये बचा तो क्या बन गया, थीटा, करेक्ट है। ये थीटा बन गया एग्जैक्टली वैसे ही ये दूसरे वाले का भी थीटा बन गया, तो बाकी सबको मिटा दूँ अगर मैं, तो थीटा वहाँ नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना साइन थीटा आना चाहिए। उसी हिसाब से ये वाला जो डीबी आया है अपने पास, डीबी ये भी है थीटा और ये भी है थीटा, तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे थीटा है तो ये बनेगा डीबी का कॉस थीटा, डीबी का साइन थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे डीबी का साइन थीटा आएगा, और इधर भी आएगा डीबी का कॉस थीटा, इधर भी आएगा डीबी का साइन थीटा। सो बस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे साइन थीटा है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, कोई भी अंतर नहीं है। बस साइन थीटा जैसे लगाएंगे, तो साइन थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज आर अपॉन हाइपोटेनस इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अगेन आर आ जाएगा बाहर, बनेगा 2 म्यू नॉट के इंटू आर बाई, अच्छा 2 से 2 कट गया, हटा दो, म्यू नॉट के इंटू आर बाई पाई, और इधर बन गया है कहाँ से कहाँ तक लेके, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज अ वेरी अपने पास जो है एकदम फिक्स इसका जो होता है इंटीग्रेशन होता है, जो भी जेई के स्टूडेंट्स उनको डेफिनेटली पता होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, आपको अच्छे से पता होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो द बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट के आर बाई पाई, इसमें आ जाएगा 1 बाई आर आ जाएगा बाहर, और बचेगा tan इनवर्स एक्स बाई आर, tan इनवर्स एक्स बाई आर बच जाएगा यहाँ पे, और अपने को लगाना है इस पर लिमिट 0 से लेके इनफाइनाइट तक, तो एक बार लगाएंगे इनफाइनाइट, एक बार लगाएंगे 0, करेक्ट है। सो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट के आर अपॉन पाई, म्यू नॉट के आर अपॉन पाई, एंड देन अच्छा यहाँ आर से आर कट गया तो आर भी हटा दिया जाए, यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स, इनफाइनाइट डाला तो ये इनफाइनाइट, और 0 डाला तो tan इनवर्स 0, ठीक है। tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू बनेगी 90, और 90 को हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट के बाई पाई इंटू पाई बाई 2 90 के लिए, और इसके लिए 0 लिखेंगे, माइनस 0 का कोई मतलब ही नहीं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एंड द फाइनल आंसर इज म्यू नॉट के बाई 2, म्यू नॉट के बाई 2। बिल्कुल ही शानदार सा स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, इसको आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिए, कोई भी टेंशन नहीं है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं याद हो रहा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बिल्कुल फाइनल फॉर्मूला याद रख लीजिए, म्यू नॉट के बाई 2, जहाँ पे के का मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नहीं है, के का मतलब है करेंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सो ये था आज के लिए अपना लेक्चर वीडियो अपने क्लास का। सो डेफिनेटली कल हम लोग लेके आएंगे फिर से क्या सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड के सेंटर पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आइडियल सोलेनॉइड क्या होगा,
एंड्स के बाहर क्या होगा, हर तरीके का सोलेनॉइड का जितना भी स्ट्रक्चर बनेगा हम लेके आएंगे। एंड देन उसके बाद टॉराइड भी पढ़ लेंगे, और टॉराइड के साथ वैसे सिलेबस से हट चुका है पर फिर भी छोटा सा अपन उस पर डिस्कशन कर लेंगे। एंड देन लास्टली बट नॉट लीस्ट एम्पियर सर्किट लगा के फर्स्ट पार्ट को हम लोग खत्म कर लेंगे। देन बोल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स जो हमको पढ़ना होगा तो अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बढ़िया से तैयारी करते रहिए। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो को लाइक करने में कुछ नहीं जाता, एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका कुछ लगेगा नहीं, हमको थोड़ा सा मैं समझ रहे हो ना, बस। तो ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।